अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बड़ा इंतजार था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीईसी में क्या फैसले करती है। यही सब सुन रहे थे कि पीडीएम ने जब ये कहा था कि अब बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी धुआंधार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गिले भी किए, शिकवे भी किए, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एहतजाजन हम जो हैं वो पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होते हैं। इसका उन्होंने ऐलान कर दिया। ये अलहदगी उन्होंने कहा कि हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए पीडीएम को और एएनपी से भी। एएनपी को अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि किसी भी सियासी इत्तेहाद में किसी शो कॉज नोटिस का ना तो कोई तुक बनता है, ना कोई गुंजाइश है, ना ही इसकी कोई रिवायत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम को नुकसान पहुंचा जिस किसी ने भी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नती किया। सीईसी का फैसला है कि इस्तीफे बिल्कुल एटम बम हैं। आज भी हम यही कहते हैं, कल भी यही कहेंगे और आइंदा भी हम यही कहेंगे कि इस वक्त इस्तीफों का वक्त नहीं है। तमाम जंग पार्लियामान में रहकर हमें लड़नी है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो शो कॉज नोटिस है ये उस वक्त तो नहीं दिया गया कि जब सिंध में जीडीए और पीटीआई की अलायंस हुई। उनका जाहिर है इशारा मौलाना फजलुर रहमान की जमात पे था। खैबर पख्तूनख्वा में एक इजाफी कैंडिडेट सेनेट इलेक्शंस में खड़ा किया गया, तब भी शो कॉज नोटिस ना हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमें जानबूझकर हराया गया और तब भी शो कॉज नोटिस ना लिया गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि पंजाब में पीटीआई की गोद में 5 सीटें दे दी गई लेकिन तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं लिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हुकूमत के खिलाफ हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं, वो जो आकर हमारे साथ इस हुकूमत को गिराने में मदद दें या हमारे साथ मिलकर चले। लेकिन बहरहाल ये लुब्बे लबाब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर है हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर, कश्मीर की पॉलिसी पर, उनके ऑर्डिनेंस पे जो स्टेट बैंक के हवाले से है, इन तमाम बातों पे और कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसकी रोकथाम के लिए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है और कहा है कि हम अपनी जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नून लीग से उन्होंने शिकवा किया आजम नज़ीर तारड़ साहब पर और कुछ रंजीदा भी हुए और उनका कहना था कि ये कैसे मुमकिन है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल के वकील, यानी उनके खिलाफ जो कत्ल है उसके खिलाफ जो वकील खड़ा हुआ है उसके लिए हम वोट दें और उनको आप सेनेट में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पेश भी करें। आज हम यही बात करेंगे कि क्या पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो माफी से मशरूत है या बाकायदा तौर पर पीडीएम अब खत्म हो चुकी है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ हैं और एमएनए अली गौहर साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये भी आपको बताती चलूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आमने सामने नहीं है, हम पीपल्स पार्टी के फैसलों का एहतराम करते हैं और उन्होंने भी ये कहा कि हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे यानी इस हुकूमत के खिलाफ। सबसे पहले बैरिस्टर साहब, क्या आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि क्या पीडीएम का मुस्तकबिल वो माफी से मशरूत है जिसका कि आप लोगों ने डिमांड किया है, या फिर हम ये समझें कि पीडीएम से कुल्ली तौर पर इस वक्त पीपल्स पार्टी अलहदा हो चुकी है, ये पीडीएम अब एग्जिस्ट नहीं करती? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, सियासी पोजीशंस कभी इस तरह नहीं होती हैं कि हम किसी से अलहदा हो गए और हम किसी के साथ मिले। एक सियासी जद्दोजहद में है और हम तमाम जमातें जो पीडीएम में हैं वो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं। ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, हमें इस हुकूमत के ख़िलाफ़, सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन करनी है और अगर हमें अपोजिशन करनी है तो अगर हम मुश्तरका अपोजिशन करेंगे तो इससे उस हुकूमत को हम चैलेंज कर सकेंगे जैसे कि किया गया है पीपल्स पार्टी के मशवरों के ऊपर। और अभी कल तक अगर आप मरियम साहिबा का बयान पढ़ें जिसमें उन्होंने फतह का बड़ा खूबसूरती के साथ अपना उसे सेलिब्रेट किया है, तो वो पीपल्स पार्टी के उस दानिशमंदाना फैसले की ही बदौलत हुआ है और मशवरे की बदौलत हुआ है जिसे पीडीएम बाइकआउट के ज़रिए इन फतूहात से दूर जाना चाहती थी। तो देखिए, हम तो अब हैं इकट्ठे, हम कर रहे हैं हुकूमत की अपोजिशन, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीएमएलएन है या कुछ दूसरी जमातें, इनके साथ कभी खुशी कभी गम का मामला है। कभी ये अपोजिशन करते हैं, कभी ये खामोश हो जाते हैं, कभी इनके अकाउंट्स 2-2 साल तक चूं चरा भी नहीं करते हैं। लेकिन हम तो पहले दिन से लगे हैं, हम ही ने इसे सिलेक्टेड कहा है हुकूमत ने, हम ही ने वज़ीर आज़म को भगोड़ा बना के पार्लियामेंट से दौड़ाया हुआ है और हम ही आज भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे चेयरमैन साहब की, तो हम IMF की पॉलिसी से लेके कश्मीर और आपकी जो जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर, फिर वफाक के बारे में जितने मामले हैं,
वो आपके आइनी मामलात हैं, मदन शुमारी के मामलात हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा। क़यादतें गायब हैं। हाँ। मौलाना साहब की भी पुरस्रार खामोशी है और मरियम साहिबा की भी पुरस्रार खामोशी है, और इनकी तोपों का रुख बजाय हुकूमत के और पीटीआई के होने के पीपल्स पार्टी की तरफ है। अच्छा, हम बड़े हैरान हैं कि हमारा कसूर ये है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में इस हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है इकट्ठे होके, हमने कौमी असेंबली में इन्हें शिकस्त दी है, ये हमारा कसूर है कि हमें शोकॉज दिया जा रहा है। भाई आप 3 साल से बुजदार जैसी हुकूमत के बारे में खामोश हैं। पीडीएम तो हम हैं। पीडीएम कभी आप किसी बनाने वाले को कहते हैं कि तू अलहदा हो जा, अच्छा, चलिए। और जो ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे मालिक बन जाएंगे। अच्छा। घर हमारा है, पीडीएम हमने बनाया है, पीडीएम इत्तफाके राय से चलेगा। क्या आपको लगता है कि इस पीडीएम को, इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए अब आप लोगों के पास है सारी ये जो कोर्ट में गेंद है कि मांग ले माफी, और जिन बातों के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए हैं उनके जवाब दे दें ताकि एक मुश्तरका ऑपोजिशन रहे, या आप लोगों ने भी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद रखनी है? क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए हवाले से भी मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, मैं बैरिस्टर साहब की बातें भी सुन रहा था और मैं उनकी काफ़ी बातों से इत्तफाक करता हूँ, कुछ बातों से मेरी अपनी एक राय है और मेरी पार्टी की। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीडीएम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल टूट भी नहीं रही, तितर बितर भी नहीं हो रही, और ये एक तमाम अपोजिशन पार्टी का बड़ा एक इनिशिएटिव है और इसको इंशाअल्लाह बरकरार रखा जाएगा। और सभी पार्टी की यही कोशिश है, नून लीग की यही कोशिश है, पीपल्स पार्टी की भी यही कोशिश है। हाँ, तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात हो सकते हैं। आफ्टर ऑल हम तमाम वो पार्टीज़ हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टोज़ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं, और आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में देख लें, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं कैंपेन पे था, उधर मरियम साहिबा की और बिलावल साहब की जो है वो पीडीएम की बेहतरी के लिए मुलाकातें और मशावरत का सिलसिला भी जारी था, और कैंपेन भी हम लोग अलग अलग चला रहे थे। ठीक है। तो बात ये तो एक जहद मुसलसल है जिसमें हम तमाम लोग, और उसका मेन मकसद अगर देखा जाए तो अभी बैरिस्टर साहब इमरान खान का नाम ले रहे थे, तो मैं तो समझता हूँ कि पीडीएम बनाने का जो मकसद है वो इमरान खान से भी ऊपर है। असल चीज इमरान खान नहीं है, इमरान खान तो वक्ती तौर पर एक कठपुतली है। हम उस निज़ाम का खात्मा चाहते हैं जिसमें पार्टियों को तोड़ा और बनाया जाता है, जिसमें लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, जिसमें और आइन को मुअत्तल किया जाता है, और जिस पर पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी के लोग जो है वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो कि अवाम के नुमाइंदा नहीं होते। अच्छा, ठीक है। अब जरा मुजम्मिल साहब से भी मैं कह लूं ना, इन्होंने तो बहुत पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी और उन्होंने कहा ये अलग हो चुकी है। मुजम्मिल साहब फरमाइएगा, दोनों जमातें, एक कहती है पीडीएम हमारा घर है, हमने बनाई, हमें कौन अलग कर सकता है, दूसरे कहते हैं पीडीएम इंटैक्ट है, ये भी कहते हैं पीडीएम इंटैक्ट है, असल पीडीएम ये है। मतलब क्या पीडीएम एग्जिस्ट करती है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, या वाकई खत्म हो चुकी है, जो ये बातें अब बरमला नहीं कहते? देखें, पहली बात तो आप एक बात समझें कि तलाक का नोटिस फाड़ देने से कोई तलाक गैर मौसर नहीं हो जाती। जब तलाक दे दी जाती है तो वो नोटिस अगर फाड़ भी दिया जाए तो वो नोटिस अपनी जगह कानूनी हैसियत मौजूद रहती है और तलाक हो जाती है। तो पहली बात तो पीपल्स पार्टी को ये समझनी चाहिए कि उन्हें तलाक का नोटिस मिला और तलाक मौसर हो गई और उनकी अलहदगी हो गई पीडीएम से। वो कही जाए ये घर मेरा था, मैंने इसको बनाया था। भाई, घर बनाते हैं मिलकर सब लोग, फिर तलाक हो जाती है, फिर एक फरीक को वो घर छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है उस घर से। पीपल्स पार्टी ने अपनी अगली मंजिल जो है वो बाप और सेलेक्टर्स के साथ चूज कर ली है। वो अपनी अगली मंजिल की तरफ उन्हें दोनों मुस्लिम लीग नून ने उन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत कर दिया कि भाई जाओ, आपको अपनी अगली मंजिल मुबारक हो, आप बाप के साथ जाएं, आप सेलेक्टर्स के साथ जाएं, आप सेलेक्ट हो जाएं, आप जो मर्जी करें। आप आज कहते हैं जी आजम नज़ीर तारड़ जो है वो चूंकि बेनज़ीर के कातिलों का वकील था इसलिए हमने उसको वोट नहीं देना। जब कातिल लीग को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे और जिनको बेनज़ीर भुट्टो ने अपना कातिल लिखा था उनके साथ शराकत इक़्तिदार कर रहे थे, ये जब आपका दिल चाहे आप भुट्टो के कत्ल का सौदा कर लें, जब कह दें कि दिल चाहे और आप कहें हम भुट्टो के कातिलों के साथ नहीं बैठेंगे, ये फैसला पीपल पार्टी ने करना है। कि मेरा मतलब है जब दिल चाहेगा कातिल लीग को अपने साथ शरीक इक़्तिदार कर लेंगे उसी गिलानी का इक़्तिदार बचाने के लिए, और जब दिल चाहेगा कह देंगे कि नहीं उसी गिलानी को
لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے لیے کہ یہ بھٹو کے قاتل کا وکیل تھا. بھائی قاتلوں کے ساتھ حکومت بنائی ہے, وکیل کا کیا قصور ہے؟ وکیل کے تو کلائنٹ ہوتے ہیں, وکیل کوئی فریق ہوتا ہے, وکیل نے قتل کیا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کل آپ جو ہے وکلا سے جا کر وکلا کو فریق ماننے لگ جائیں گے, آپ کہیں گے اس نے فلاں کا کیس کیا تھا اس لیے یہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے. نہیں تو مزمل سہروردی صاحب, کیا میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں؟ میرا مطلب ہے نئی منطق ہمارے سامنے آئی ہے کہ آج کے بعد وکلا بھی فریق ہوں گے, جرم میں برابر کے شریک ہوں گے. اچھا, لیکن کیا میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں کہ اس میں سراسر پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ میں زیادہ قصور آپ کو پیپلز پارٹی کا لگتا ہے, یا اس بات کا کہ جیسے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں میں یہ شکایتیں تھیں خصوصاً این پی میں کہ ان کی سنی نہیں جاتی اور ہائی جیک کیا جا رہا ہے, یا جماعتیں مسلط کر رہی ہیں اپنے فیصلے؟ اب آپ اے این پی کے دیکھ لیں, وہ بھی بلوچستان میں باپ کے ساتھ شریک اقتدار تھے, کے پی میں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے اور بلوچستان میں باپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے. یہ ولی خان اور خان عبدالغفار خان کی سیاست ہے جس کے وہ پیروکار ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب یہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ جس سے آپ ووٹ لے رہے ہیں, تو پھر بات یہی کہی جا رہی ہے کہ سلیکٹر سے آپ زیادہ کلوز ہو گئے اور یہ پوری اتحاد کو آپ لوگوں نے زیادہ دھچکا پہنچایا. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ نے بھی کئی سوال اٹھائے, نون لیگ نے تو تھوڑا ذرا اس کو ٹون ڈاؤن کیا علی گوہر صاحب نے, لیکن مزمل صاحب نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے ہیں, ان پر ذرا پہلے جواب دے دیجئے اینڈ وی موو فارورڈ دین. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کے اوپر کوئی قتل کا الزام نہیں ہے, ہوتے تو کٹہروں کے اندر ہوتے. دوسری بات, میں آگے اگر بڑھوں, میں نہیں چاہتا کہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح کھولا جائے. محترمہ جو ہیں مریم صاحبہ, وہ تشریف لے کے گئیں بھٹو صاحب کے مزار پہ, بی بی کے مزار پہ 27 دسمبر کو, اور انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا. ایک طرف آپ کسی شہید کو خراج عقیدت پیش کریں اور ایک طرف اس کے قتل کے کرائم سین کو دھونے والے, قتل کی سازش میں ملوث پولیس آفیسرز کے وکیل کو, نہ کہ وہ آپ کی مسلم لیگ کا کوئی بنیادی رکن ہو, اس کے وکیل کو پہلی دفعہ آپ سینٹ میں لے کے آئیں, اور آتے ہی ضد یہ ہو کہ وہ سب سے اوپر بیٹھے گا. آپ کے سینئرز ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ اپنے سینئرز کے اوپر بٹھائیں, لیکن ہم اپنے سابق چیئرمین سینٹ, سابق وزیر اعظم کے اوپر ایک ایسے شخص کو بٹھائیں, ابھی نو وارد ہے, جس کی ابھی کوئی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. کل تک وہ مشرف کے کہنے پہ پی سی او جج کا ان کے گروپ میں حلف بھی ہو رہا تھا, ہائی کورٹ کے ججز بن رہے تھے. میرے سے زیادہ تو وکلا کی سیاست کو کوئی نہیں جانتا لاہور کے, تو میں سب جانتا ہوں, اس لیے سہروردی صاحب کو کوئی بات نہیں, انہیں حق ہے تجزیہ نگار, ان کی باتیں ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں نا. آپ ہمیں سارے ووٹ ہمارے اپنے, ہم نے اکثریت سے لیے ہیں, ہم نے اپوزیشن کی ایک جماعت اسلامی کو شامل کیا ہے, اے این پی کو شامل کیا ہے. سینیٹر دلاور پی ایم ایل این کے سینیٹر رہے ہیں, ان کا باپ سے کوئی تعلق نہیں, ان میں سے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے, لیکن ہاں باپ کی مرضی سے بھائی کوئی پرندہ پھر سے اڑ کے چلا جائے, وہ باپ ہی پنجرہ کھولتا ہے تو پرندہ اڑتا ہے. ہم نے تو کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا. باپ کی مرضی کے ساتھ بلا مقابلہ اس دور کے اندر جب آپ اتنے سخت مخالفت کے اوپر ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا نہیں, بغیر بیٹھے بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب ہو جاتے ہیں. پرویز لائی کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں, لیکن پرویز لائی کے ساتھ ووٹوں والے کو ہم نے سینیٹر بنوا دینا ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ووٹوں والے کو کہنا ہے کہ آپ دستبردار ہو جائیں پنجاب سے. اس کے بعد آپ نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر, جس میں ہم سب جیت رہے تھے, آپ نے اپنے ایک فالتو امیدوار کو جنرل سیٹ پہ کھڑا کیا, جس سے ساری اپوزیشن کی جماعتیں ہار گئیں, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو گیا. ہوتا کیا ہے نادیہ صاحبہ, جب مجھے بڑی زیادہ باتیں کرنی پڑتی ہیں نا قربانیوں کے اوپر, اقتدار کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور میرے پلے کچھ نہ ہو, میں نے ہر دفعہ ڈیل کی ہو, میں نے کبھی بھی ملک میں قید و بند کی صحبتیں برداشت نہ کی ہوں, مجھے باہر بھی جانا ہے, مجھے جان بھی بچانی ہے, مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں زندہ لیڈر چاہیے. بھائی اگر سب کو زندہ رہنا ہے تو قربانی نہیں دینی, تو ملک میں آج جمہوریت کیسے کھڑی ہوتی؟ موسم آیا تو نخلے دار پہ میر,
सरे मंसूर ही का बार आया। हमें मंसूर होने से डर नहीं लगता। बैरिस्टर साहब, इसलिए एक अपना तारीख अपना फलसफा यकीनन है, अब लेकिन एक तारीख बात मैं कह यकीनन दूं, है। नहीं बैरिस्टर साहब, तारीख यकीनन अपनी जगह है, उसे कोई मस्क नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट पीडीएम के इजलास में जो बातें सामने आ रही थी उसमें यह भी था, जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि उन्हें डर लगता है, उनका एक ही बेटा है। नहीं, ये ऐसे बातें नहीं भी तो कहा। आई अब ना। मैं आपको बताता हूं, देखें आपने राना सनाउल्लाह साहब को कोट कर दिया ना, आप मेरे से जरदारी साहब को मौकफ राना सनाउल्लाह नहीं देंगे, मैं दूंगा, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा देगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें होशमंदी के साथ अपने सारे दरवाजे खुले रखने हैं। मेरी बहन भी ईदें जेल में गुजार रही है, हमारी बेटी मरियम भी जेल में हुआ ही है, हमें माओ बहनों को हर वक्त जेल के अंदर लेके नहीं जाना। ओके। मुझे हमने बड़ी कुर्बानियां, हमें ना कोई सिखाए कि आप खड़े रहें, दलेर हों, हमने सब कुछ लुटा दिया है। मेरे पास तो सिर्फ मेरा एक बेटा बचा है, ये था फिक्रा। क्या पीएमएलएन अभी भी लॉन्ग मार्च का, क्योंकि मरियम साहिबा ने जिक्र किया कि लॉन्ग मार्च से डरकर हुकूमत गिरफ्तारी के लिए ये सारी काम करना शुरू कर देती है, गिरफ्तार करना, आप लोग अभी भी लॉन्ग मार्च की तरफ हैं? और क्या मौलाना साहब भी, क्योंकि वो भी खामोश है ना, तो कब है ये लॉन्ग मार्च? गुजारी ये है कि इस वक्त पीडीएम से स्टार्ट लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। एक तरफ अपोजिशन की वो पार्टीज हैं जो कि जमहूरियत के लिए कोशा हैं और जमहूरियत लाने के लिए जो है वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं और कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामजन भी हैं। दूसरी तरफ वो सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जो पिक एंड चूज के जरिए आए हैं। पाकिस्तान के अवाम हरगिज और हरगिज ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो कोई ओहदे या चीजें जो है वो सिलेक्टर्स के हाथों से वसूल करें और वसूल करते हुए सरेआम पकड़े भी जाएं। यानी तो अब उसके लिए पीपल्स पार्टी की तरफ आपका इशारा है? देखें, उसके लिए जरूरी है कि हमें उस लाइन पर, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत हो, तो जो फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हुए उनको तमाम अपोजिशन की पार्टीज को, पीडीएम की पार्टीज को मनोअन तस्लीम करना चाहिए। उधर ये फैसला हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेटर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मैं भी मेंबर कौमी असम्बली हूँ, मैं उस वक्त पोलिंग एजेंट भी था और आपने देखा कि अगरचे पीपल्स पार्टी की सीटें हमसे काफी कम है कौमी असम्बली में, लेकिन फिर भी हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर का उम्मीदवार ना सिर्फ बनवाया बल्कि कोशिश करके कामयाब करवाया। ठीक है, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब के हवाले से जो शिकायत है वो सुन ली ना आपने? मैंने सुन ली। अब उस बात की तरफ भी आ गए। उसके बाद ऑपोजिशन लीडर के लिए डिसाइड हुआ था कि नून लीग का उम्मीदवार होगा। अगर आजम नजीर तारड़ के नाम पर इनके तहफात थे तो आप उस वक्त की मीडिया की रिपोर्ट और प्रोग्राम्स उठा लें। नून लीग ने फौरी तौर पर सादिया अब्बासी का नाम पुट किया और सादिया अब्बासी दूसरी दफा सेनेटर शाहिद खकान अब्बासी साहब की बहन और शुरू से जमहूरियत के लिए मतलब है कि उनके शाहिद खकान अब्बासी साहब की भी एक लंबी तारीख है जो उन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। तो कोई आजम नजीर तारड़ साहब का कोई हरफे आखिर नहीं था। ये नहीं बात की जा सकती कि आजम नजीर तारड़ का नाम लेना भी गुनाह है। आजम नजीर तारड़ के नाम पर तहफात थे। इस तरह तो हमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी, हाँ, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर, इस बात को बैरिस्टर साहब भी बताएंगे, जिस वक्त ज़िया-उल हक की काबीना थी तो यूसुफ रजा जिस वक्त भुट्टो को फांसी पर लटकाया जा रहा था और शहीद किया जा रहा था, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब ज़िया की काबीना में थे। मकसद ये है कि तारीख के अगर हम औराक उल्टेंगे तो इसमें तो बहुत सारी हकीकतें अच्छा, हमारे अब सामने। ये बता दें इससे पहले कि मैं फिर मुजम्मिल साहब ने भी आप दोनों की बातें सुनी है, मैं जरा उनका तज्जिया भी लेना चाहूंगी। ये बताएं, आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ मिलकर? जी इंशाअल्लाह ताला जो भी मामलात हैं पीडीएम के, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ही उनको एड्रेस होना चाहिए। आपने देखा है कि ऑपोजिशन ने जो है कितनी पे दर पे, अगरचे हमारे वोट भी चोरी किए जा रहे हैं, हम वो चोरियां भी पकड़ रहे हैं, हमारे पास देने, हमारी तो ना पंजाब में हुकूमत है और ना ही कोई मरकज में हुकूमत है, इसके बावजूद आप देख लें कि नून लीग कितनी कामयाबी के साथ हर सीट जीत रही है। इसका मतलब है पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च आप लोग आप करेंगे, नून लीग की मकबूलियत का भी आपने जिक्र कर दिया। अब जरा मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब की कता कलामी ना हो। ब्रेक से वापस आकर दो तीन ऐसी बातें हैं जिस पर जरा मुजम्मिल साहब से उनका तज्जिया लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। वेलकम बैक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपने बैरिस्टर आमिर हसन की सारी बातें सुनी, अली गौहर साहब की सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो इल्जाम लगा है नून लीग के ऊपर कि पंजाब में आज तक बुज़दार साहब की हुकूमत बड़े मजे से काम कर रही है
اور اس کی وجہ نون لیگ کا ایکشن نہ لینا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس کے لیے جو ہے راضی کیا جا رہا تھا. ایک یہ اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا. دوسرا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے بیان بازی کے باوجود؟ ایک کہتا ہے ہم نے لانگ مارچ ہم کریں گے، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے ہم اس حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. اس حکومت کے لیے ایکچوئل اپوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن بھی سلیکٹر کی مرضی سے کرنی ہے، ہز میجسٹیز اپوزیشن، تو پھر پیپلز پارٹی کا ٹریک بالکل ٹھیک ہے. سسٹم میں رہتے ہوئے، حدود و قیود کو مانتے ہوئے، آپ چاہے بلوچستان کی حکومت گرا لیں، چاہے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوا لیں رضا ربانی کی جگہ. کیونکہ بیرسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے شعر پڑھا، تو میں بھی اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اگر بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کو ایسے بناتے، وہ اپنی گردن کٹوا دیتے، ایسے نہ بناتے. یہ زرداری صاحب نے یہ شروع کی ہے سیاست، یہ بھٹو کی سیاست نہیں تھی، یہ بے نظیر بھٹو کی سیاست نہیں تھی، یہ زرداری صاحب کا فینومینا ہے، زرداری صاحب کی سیاست ہے. ہر سال 2 سال بعد پیپل پارٹی یہی کرتی ہے، آصف زرداری صاحب یہی کرتے ہیں. تو اس میں نئی بات کون سی ہے؟ پھر دیکھیں نا، کل تک کہہ رہے تھے ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ نہیں ڈالنا ہے، اس نے کہا میں پیٹ پھاڑ کے کروں گا. پھر اسی شہباز شریف کے گھر زورانے پہ بلاول صاحب پہنچ جاتے ہیں جس نے پیٹ پھاڑنے کا کہا تھا پی ڈی ایم بنانے کے لیے. کل تک میرا مطلب ہے کہ پھر اسی کے گھر پہنچ کے، اسی مسلم لیگ نون کے گھر پہنچ کے پی ڈی ایم بنائی. اکیلے تو بنا نہیں سکتے تھے. آج بھی پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ایک طرف ہیں. پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں بلوچ کانفرنس جماعتیں اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہیں. وہ تو چھوٹے صوبوں کی آواز تھی. آج وہ جب باپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں، کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گی؟ کیا فاٹا کے اور دوسری جگہوں کے جو لوگ جس پی ٹی ایم کی یہ بات کرتے تھے، جس کے یہ محسن داوڑ کی بات کرتے تھے، جو یہ چھوٹے صوبوں کی بات کرتے تھے، کیا وہ پیپلز پارٹی کے سٹانس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں. پیپلز پارٹی نے خود کو سیاسی تنہائی کی طرف اور اپنے نظریہ جمہوریت سے دور کیا ہے. نہیں، لیکن یہ شکایت بھی تو اپنی جگہ ہے نا مزمل صاحب، کہ نواز شریف صاحب جب اس ملک سے چلے گئے ڈیل کر کے، تو وہاں سے بیٹھ کر وہ جو چاہیں، جو نام چاہیں لے رہے ہیں. یہاں رہتے ہوئے تو نہیں لیا گیا نا. تو اس لیے بیٹی یہاں موجود ہے، بیٹی یہاں موجود ہے، موجود نہیں ہے مریم نواز یہاں پہ. جو وہ بیان لے رہے ہیں اس کا ایفیکٹ ان کی بیٹی پہ نہیں آتا. حمزہ شہباز نے 20 مہینے قید نہیں کاٹی ہے، اور آپ باقی قیدوں کی بات کاٹتے ہیں. وہ تو 20 مہینے قید کاٹی ہے. قومی اسمبلی کا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے دوسری دفعہ جیل میں ہے، اوکے. اب کینسر سروائیور ہونے کے باوجود. چلیں اب اس پہ اپنی روشنی ڈال قربانیاں دیں. یاد ہیں، اگلیوں کی نہیں یاد. اس پہ وہ روشنی اس وقت ڈالیں. بھی پابند سلاسل ہیں. اس پہ جتنے لیڈر نون لیگ کے پکڑے گئے ہیں، اتنے پیپل پارٹی کے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے. پوری اچھا، سی سی میں خورشید شاہ کا تو لفظ ہی نہیں ہے، اور اس ساری آج کی پریس کانفرنس میں سلیکٹر کا تو ذکر ہی نہیں تھا. تو اب میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی ہے، علیحدہ ہو گئے ہیں. دیر آر 2 houses now. 2 اپوزیشن ہیں، ایک پارلیمنٹ میں کر لے، ایک سڑکوں پہ کر لے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جو تیر چلانا ہے پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے اندر نون لیگ کے بغیر چلا کر دکھا دینا. نون لیگ کے بغیر اب وہ کہا نا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اتنے ہی ووٹ اب آپ کے پاس ہیں تو جائیں عدم اعتماد کر لیں صادق سنجرانی کے خلاف. اب ہے ووٹ کے عدم اعتماد کر لیں نون لیگ کے بغیر. یہی یہ سوال پارلیمان کی سیاست بھی نون لیگ کے بغیر نہیں ہو سکتی. جیسے کہتے ہیں کہ لانگ مارچ چلیں یا اکیلے کر کے دیکھ لیں کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو پارلیمان کی سیاست ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں مزمل صاحب، بیرسٹر صاحب، کیا نون لیگ کے بغیر وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے ببانگ دوحل بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، ان کو چلے جانا چاہیے، انہوں نے تباہ کر دی فورن پالیسی سے لے کے کشمیر پالیسی اینڈ دی اکانومی. بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہونے کے باوجود میاں شہباز شریف کا آپ اپوزیشن کا کوئی تگڑا رویہ دکھا دیں. جیل میں ہے بھائی، جیل میں ہے سروردی صاحب. انہیں پھر دیکھیں نا، اگر وہ جیل میں ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے تو آزاد کرے نا، اسے تو ہم نے مقید کر دیا نا. اگر وہ مقید ہو گیا تو اپوزیشن کرنے کا حق ہم نے خود کھو دیا. اسی طرح پنجاب کے اندر حالات ہیں کہ جب اپوزیشن پی ایم ایل این کرنا چاہتی تھی تو ہمارے خلاف تو بڑی کڑک اپوزیشن کرتی تھی. وابڈا کے دفتر جلا رہی تھی، صدر پاکستان کو کہتی تھی گھسیچیں گے. اب بزدار جیسے حکمران کے بارے میں کبھی آپ مجھے کوئی ایک فکرہ بتا دیں، پنجاب اسمبلی کے اندر بتا دیں، ریگل چوک میں سنا دیں،
सड़कों के ऊपर कोई ऑपोजिशन करते, ये हमारा इख्तलाफ है। हम इन्हें ये नहीं कहते भाई कि हम कहते हैं कि मिल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, सोहरवर्दी साहब सवालात उठाते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ बलोच साहब का, मेरे भाई हैं, एक बड़े बावकार आदमी हैं। अगर इनके सवालों का मैं जवाब दूंगा तो जवाब में वो रगड़े जाएंगे, इसलिए मैं ये हक क्लोज करता हूँ बलोच साहब के एहतराम के अंदर। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, इन्होंने जो इकबाल के 2 मिसरे पढ़े ना, आपके आबा, उसका मुझे जवाब ये देना है कि आसिफ अली जरदारी इस मुल्क का वाहिद सियासतदान है जिसने उम्र कैद काटी है। वो कह रहा है पुकार पुकार के, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। हम काट रहे हैं भाई, हमारी हिस्ट्री भी है, हमारा हाल भी है और हमारा मुस्तकबिल भी है। जलावतनियां 2 तरह की होती हैं, एक आप जलावतनी काटें और एक आप कैद से डर के भाग जाएं, कैदी होने के बावजूद, सजा याफ्ता होने के बावजूद। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कन्विक्टेड होने के बाद कभी जलावतनी इख्तियार नहीं की, झूठी, और ये फर्क होता। फिर भी मैं इस राइट को सोहरवर्दी साहब के मैं जवाब दूं, तो हमारी इत्तेहादी जमात जो पीडीएम की है उस पे सवालात उठते हैं, मैं नहीं उठाना चाहता। चले अब बिल्कुल, अब आखिरी पीएमएलएन के एहतराम में नहीं उठाना चाहता। हमारी तारीख सोहरवर्दी साहब भी वाकिफ है, आज पता नहीं खाना कहां से खाए हैं जो हमारी बात ही नहीं कर रहे। अदरवाइज इनके अभी क्लिप्स उठाएं, ये भुट्टो के, बीबी के, जरदारी साहब के गुन गाते हैं, अभी निकालने सोशल मीडिया पे। आज बस कोई लंच कोई तगड़ा कर रहे हैं, जीते जागते रहे, हमें हर तरफ ये बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इनके जोरे कलाम। और लास्ट इनपुट आई हैव टू टेक फ्रॉम अली गौर साहब, आप कहते हैं पीडीएम इंटैक्ट है, सारे इख्तलाफात दूर हो जाएंगे जब मिलकर बैठकर सब बातें होंगी, लेकिन देखें दिल में आप लोगों की भी बड़ी चीज़ें हैं और पिछले उनके भी, पीपल्स पार्टी के भी हैं। कहने का मकसद ये है कि क्या जो माफ़ी मांगी गई है, क्या अगर माफ़ी मांग ले पीडीएम कि हाँ ये शो कॉज नोटिस नहीं होना चाहिए था, इत्तेहादों में ऐसे शो कॉज नोटिस नहीं दिए जाते, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि मरियम साहिबा के लिए ये बड़ा मशहूर है कि उनमें भी वो एरोगेंस बहुत ज्यादा है, एंड आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेकिन ये इस तरह की बातें बड़ी की जाती हैं। देखें, गुजारिश ये है कि चले मैं भी एक शेर सुना देता हूँ और बैरिस्टर साहब की नजर कर देता हूँ। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बात ये है, बातें आसान है, बातें करनी बड़ी आसान है। अपने एक भाई को दूसरी दफा जेल भिजवा देना, बेटी की बेटी पास खड़ी हो और खुद बाप सामने हो और बाप के सामने बेटी को कैद किया जाए और फिर भी वो फराख दिली के साथ अपनी बेटी को जेलों की तरफ भेजे, ये भी इतना आसान काम नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप जलावतनियों की बात करते हैं तो मोहतरमा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी जमहूरियत के लिए, जाहिर है शहीद हुई, लेकिन ये भी तारीख में ही लिखा है कि वो पाकिस्तान में किस तरह से तशरीफ लेकर आई और पूरे पाकिस्तान में एनआरओ का लफ्ज की इजाद किस टाइम हुई थी और वो किसकी इजाजतनामे के साथ तशरीफ लेकर आई थी, ये भी तारीख के औराक में लिखा हुआ है। लिहाजा हमको इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए और ये बातें नहीं दोहरानी। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सबसे बड़ी जज है। जब वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई ज़िमनी इलेक्शन हो या चाहे कोई जनरल इलेक्शन हो, वो वोट के जरिए फैसला सुनाते हैं कि असल और सही मानों में जमहूरी जो ऑपोजिशन पार्टी कर रही है और मिली भगत से कौन सी पार्टी कर रही है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। अच्छा, 1 मिनट बस है। मुजम्मिल साहब से 30 सेकंड में ये पूछना चाहूंगी, मुजम्मिल साहब, हुकूमत बहुत सुख का सांस ले रही है आपको लगता है इस वक्त जो कुछ भी पीडीएम में हो रहा है? वो जो लकीर जो है वो पीडीएम के बीच में अब ड्रॉ हो चुकी है। ये हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, हुकूमत की हलीफ है और हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी कोई थ्रेट नहीं है तो हुकूमत कंफर्टेबल है। ओके, इसमें ऐसी कौन सी बात है? सही जी, ऐड कर दीजिए बैरिस्टर साहब और पूछ लीजिएगा बाद में कहां से लंच किया था। नहीं कोई नहीं जीते रहे वो। सिर्फ एक बात है, बलोच साहब ने जो कहा, देखिए बलोच साहब आप एक मोतबर आदमी हैं। एनआरओ से कहते हैं जान बचाने के लिए किया जाता है या जान देने के लिए किया जाता है, ये फर्क सिर्फ आप तारीख में याद रखिएगा। दूसरी बात, अपोजिशन लीडर का सेनेट के अंदर फैसला किसी भी पीडीएम के सरबराही इजलास में नहीं हुआ, किसी भी, मुझे बलोच साहब सिर्फ 1 मिनट,
किसी भी सरबराही इजलास के अंदर नहीं हुआ। अच्छा। ये स्टीयरिंग कमेटी ने किया। अगर इसे होशमंदी के साथ टैकल करते, मौलाना फजलुर रहमान की जिम्मेदारी थी, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे इतना शोर ना मचता। ये पुरस्रार खामोशी ने पीडीएम को तोड़ने पे बहुत काम किया है। ओके। और यूसुफ रजा गिलानी साहब कभी भी जिया की कैबिनेट में नहीं रहे, वो जरनेजो की कैबिनेट में आए हैं ओके। 85 के बाद जब इलेक्शन हुए थे। और तब जियाउल हक जा चुके थे, उनका मुल्क में कोई वजूद नहीं था, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। सही, अभी तो बहुत तारीख की तो फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि दोहराई जा सकती हैं, लेकिन पेशे खिदमत है, ये टूटी फूटी पीडीएम चलती है या नहीं, या क्या इसकी शक्ल होती है। अब ये सब कुछ मौलाना साहब जो अभी खामोश हैं, अलील हैं, जब वो बोलेंगे तो फिर कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि मौलाना साहब जो हैं वो फैसला करेंगे। जाहिर है सदारत पीडीएम की जो है वो उनके पास है, लेकिन एज सच आज के ऐलान के बाद अब कुछ गुंजाइश बाकी नजर नहीं आती। अल्लाह हाफ़िज़।